हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है यहाँ पे। बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, जस्ट लाइक आप कोई यूपीएससी या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, सब आपको अच्छे से देखें, आप एक सिविल सर्वेंट बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आप बदलाव चाहते हैं तो। ठीक है। और आपके सामने क्या ऑप्शन होता है। देखिए कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो आपको या तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, या फिर आपको उसको इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि आप उस चीज़ को क्या कर सकें, चेंज कर सकें। आइए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था हमने। उसके अंदर हमने आर्टिकल्स किए थे, आर्टिकल नंबर 12, 13 एंड आर्टिकल नंबर 14। आज हम अपना आर्टिकल नंबर 15 करेंगे। देखिए सॉरी, हमने हमारा आर्टिकल नंबर 12 देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टेट होता क्या है। स्टेट के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड है ये मैंने आपको बताई थी। आर्टिकल नंबर 13 किया था हमने, जिसके अंदर क्या था, लॉ के बारे में बताया गया था। ये तो डायरेक्टली नहीं बताया गया था कि आपका जो लॉ होता क्या है, ये बताया गया था कि आपका लॉ होता क्या नहीं है। और इसके अंदर एक जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, लेकिन इसको लिखा नहीं गया है। फिर आपका आर्टिकल 14 कराया था मैंने, जिसके अंदर क्या था आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था आपका इसके अंदर। आइए करते हैं अपना आर्टिकल नंबर 15 स्टार्ट। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है, ये क्या कहता है आपका, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, कि आपकी रोक है किसके ऊपर, भेदभाव करने पर, कौन से ग्राउंड के ऊपर, इसके अंदर बताया गया है। आर्टिकल नंबर 15 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है स्टेट को, कि आप क्या करेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर, आप किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं करेंगे, रेस के बेसिस पे नहीं करेंगे, कास्ट के बेस पे नहीं करेंगे, सेक्स के बेस पे नहीं करेंगे, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं करेंगे। ठीक है। ये स्टेट को कहता है कि आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है इन चीज़ों के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए द वर्ड टू क्रूशियल वर्ड्स, टू क्रूशियल वर्ड्स हैं इसके अंदर इन दिस प्रोविजन आर, कौन से, डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपको क्या करना है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है आपका भेदभाव, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट डिस्क्रिमिनेट, कि आपको भेदभाव नहीं करना है। और कौन सा वर्ड आपका, ओनली लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का तो मैंने आपको बता दिया है, मतलब क्या होगा, आपका भेदभाव होगा। ओनली का मतलब देखिए, ओनली का मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या कहता है, इन्होंने क्या कहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने, किस किस के बेसिस पे, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। ओनली का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया, इनके ऊपर तो आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी नहीं है, लेकिन कोई अदर ग्राउंड होगा ना, कोई और ग्राउंड होगा, उसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। देखिए द यूज ऑफ द वर्ड ओनली कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। अदर ग्राउंड्स के ऊपर आपका भेदभाव करना नहीं रोका जा सकता। आगे देखिए, द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू। अब जो आपका आर्टिकल नंबर 15 का जो सेकंड क्लोज है, उसके अंदर क्या आपका, इन बेसिस के ऊपर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आपको किस किस चीज़ में, देखिए ए पे, access to shop, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, कि कोई भी इंसान है आपका, उसको रोका नहीं जाएगा, किस किस के बेसिस पर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। कहाँ पे जाने के लिए, वो किसी भी शॉप पर जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इस शॉप पे नहीं जाएंगे अगर आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो। सेकेंड वन, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं आप। अब जैसे हम क्या देखते हैं, जब ब्रिटिश रूल करते थे तो क्या लिख देते थे किसी होटल या रेस्टोरेंट के सामने, कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ऐसा भी कोई भी भेदभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता है। आर्टिकल 15 सेकंड क्लोज के तहत ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, रोका गया है।
किसी होटल में या फिर प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, किसी भी सिनेमा में जाएंगे आप, वहाँ पे कोई मूवी वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी आपके खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। बी देखिए। Sorry, the use of wells, tanks, bathing huts, road and places of public resort maintained wholly or partially by the state funds or dedicated to the use of general public। ये क्या कहा गया है कि जनरल पब्लिक के लिए कोई भी आपका कुआं बना हुआ है, कोई भी टैंक आपका, कोई भी बाथिंग घाट है। बाथिंग घाट जैसे कि आपका, जैसे रिलीजियस होते हैं ना कई, तो अगर मान लिए कोई बाथिंग घाट है आपका, वो क्या है, हिंदू से रिलेटेड है, तो वहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई मुस्लिम आएगा तो वो यहाँ पे नहीं नहा सकते हैं। ठीक है, अगर वो जनरल पब्लिक के लिए है तो। ठीक है, आगे देखिए। दिस प्रोविजन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन किसके खिलाफ है? बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल आपका ये नहीं कह सकता कि आपको यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ, जब वो क्या होगा, आपके जनरल पब्लिक के यूज के लिए होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ एक। देखिए, ये एक इंसान है, ये इसका घर है, इसके घर में एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, बाहर से एक भिखारी आता है, पुअर है ये कहता है कि मेरे को आपके घर के स्विमिंग पूल में नहाना है। तो क्या ये अलाउ है? नहीं, ये अलाउ नहीं है, क्योंकि जो आपका ये स्विमिंग पूल है ये किसके लिए है? ये सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। ये नहीं है कि आपका जो स्विमिंग पूल है ये सिर्फ ये जनरल पब्लिक के लिए है। ये केस आपका तब अलाउ होगा जब क्या होगा, वो चीज़ आपकी क्या होगी, जनरल पब्लिक के लिए होगी। ये नहीं है कि हम किसी के भी घर में जाके कह दें कि आपके घर में स्विमिंग पूल इतना अच्छा है, मैं नहा सकता हूँ, मेरा ये फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है ये। ठीक है, ये कहाँ के लिए? ये आपका सिर्फ जब वो चीज़ क्या है, जनरल पब्लिक के लिए यूज़ की गई है। आगे देखिए। और आप इस चीज़ को ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आपका आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लोज सेकंड क्या कहता है आपका? ये किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ भी है और प्राइवेट के खिलाफ भी, प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये क्या है आपका, किसके अगेंस्ट है? आपके स्टेट के अगेंस्ट है और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है। प्राइवेट इंडिविजुअल का आप कैसे कहेंगे कि कोई अलग से कोई इंसान आपको ऐसे नहीं कह सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, वो जो चीज़ है वो किसकी होगी, सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए यूज होगी। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद की प्रॉपर्टी के लिए आपको मना कर सकता है, लेकिन कोई चीज़ आपकी जनरल पब्लिक के लिए है तो वो आपको मना नहीं कर सकता है। आगे देखिए। ये आपका बीवी हो गया इसके अंदर। ठीक है, देर आर 4 एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो आपका ये आर्टिकल नंबर 15 है, इसके अंदर आपके 4 एक्सेप्शन है। कौन से देखिए। The state is permitted to make an special provision for women and children. For example, reservation of seats for women in local bodies and provision for free education for children। देखिए क्या कहता है ये। जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ये आपका ट्रैक है, फाइनल एम है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल है। गर्ल आपकी है। ठीक है, और ये आपका ट्रैक है। तो हम क्या देखते हैं, इस ट्रैक के अंदर क्या होगा, बॉय तो पहले से ही आगे है ना, दिख रहा है आपको, और गर्ल्स क्या है, पहले से ही पीछे हैं। तो हम क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ये आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या है, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पर आपके क्या है, बॉय तो आपके पहले ही आगे हैं, गर्ल्स आपके पीछे हैं, क्योंकि जो उनके साथ भेदभाव पहले हुआ था, ठीक है, उसका हिसाब भी तो आपको करना पड़ेगा ना। तो आपके आर्टिकल 15 के अंदर जो आपका एक्सेप्शन है वो क्या कहता है कि हम किसी, हमारा जो संविधान का फाइनल एम क्या है, हमें
इक्वालिटी लेके आनी है, मैक्सिमम इक्वालिटी लेके आनी है हमें, ठीक है। तो क्या करेगा ये, गर्ल्स को क्या करेगा, आगे लेके आएगा, इनको क्या करेगा, स्पेशल प्रोविजन देगा, ताकि गर्ल्स भी क्या कर सकें, इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकें। तो कोई भी स्पेशल प्रोविजन जो गर्ल्स को आगे लेके आए, जो उनके साथ भेदभाव पहले हुआ था, ठीक है, वो जो स्पेशल प्रोविजन है वो स्टेट बना सकता है गर्ल्स को आगे लेके आने के लिए, या फिर कह सकते हैं कोई भी वीकर सेक्शन है, चिल्ड्रंस है हमारे, जिनके साथ पहले भेदभाव हुआ था, उनको आगे लाने के लिए स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 15 क्या कहता है हमें, कि हमें कोई भेदभाव ही नहीं करना है सेक्स के बेसिस पर। तो हमारा क्या है, एक्सेप्शनल है ये, हमारे आर्टिकल 15 के अंदर हमारी जो सरकार है वो क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन दे सकती है हमारे जो वीकर सेक्शन है, गर्ल्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं, उनको आगे लेके आने के लिए। देखिए यही बात बोली गई है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन आपका यही कहता है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि आपकी जो स्टेट है कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है आपकी वीमेन और चिल्ड्रन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या देखते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन इन लोकल बॉडीज एंड प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। देखिए वीमेन के लिए क्या है, आपकी रिजर्वेशन है आपकी सीट्स की, ठीक है, तो ये क्या है, वीमेन को आगे लेके आता है रिजर्वेशन। और क्या है आपका, प्रोविजन है आपका फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। B1 देखिए, बी देखिए आपका, the state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally and backward classes of citizen or the scheduled caste and scheduled tribe, for example reservation of seats for fee concession in public educational institution। देखिए आप, सबसे पहले आपका क्या आता है, एक केस आता है, उसके बारे में बताती हूँ आपको। और उससे पहले आप देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया है, विमेन के लिए किया गया है और किसके लिए गया है, चिल्ड्रन के लिए किया गया है। एक आपका केस आया था, जस्ट अभी आया ये 2014 में, जिसके अंदर क्या है आपका, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है, जिसके अंदर आपको क्या किया गया था, जो आपके ट्रांसजेंडर है ना, इनको भी एक थर्ड जेंडर बना दिया गया था, कि सारे जो अब हम क्या करेंगे, इनको भी सारे राइट्स प्रोवाइड होंगे, जैसे कि हमारे मेल और फीमेल को सारे राइट्स मिलते हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर को भी हम आगे लेके आएंगे। हम क्या देखते हैं, इनके साथ पहले भेदभाव हुए हुए हम पहले हम करते थे बहुत सारे, तो अब इनके लिए क्या बनाए गए, स्पेशल प्रोविजन बनाए गई। अब ये जो आपका केस था, इसके तहत क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपका जो ट्रांसजेंडर है, जैसे आपके मेल और फीमेल होते हैं, वैसे ही आपके ट्रांसजेंडर अब क्या है, आपके थर्ड जेंडर है। अब आप क्या करते हैं, देखिए कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे पहले क्या आता था, आपका मेल और फीमेल लिखा आता था, अब वहाँ पे एक थर्ड वर्ड भी आता है, दैट इज ट्रांसजेंडर, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपका एक केस आया था, आपका, देखिए कौन सा केस था आपका, चंपकम दुराजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रास। ये कब आया था आपका, 1951 में आया था। इस केस के अंदर आपका क्या हुआ था, देखिए ये जो चंपकम थी, ये फीमेल थी, चंपकम फीमेल थी ये, इनको एडमिशन चाहिए था किसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास में। तो इनको क्या चाहिए था, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास में इनको क्या चाहिए था, एडमिशन चाहिए था। तो जब ये एडमिशन लेने गई तो इनको क्या कहा गया कि आपकी जो ये जनरल कैटेगरी में आती थी, तो इनको क्या कहा गया कि हमारी जो सारी सीटें हैं वो क्या कर दी गई हैं, भर गई हैं, ठीक है, अब आपके लिए एडमिशन अवेलेबल नहीं है। तो चंपकम ने देखा कि कुछ सीट क्या है यहाँ पे
रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड सीट है, रिजर्व्ड है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कहा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने क्या कहा गया कि जो आपका 1927 का 1927 का आपका गवर्नमेंट ऑर्डर है, 1927 में आया हुआ ये, जिसके तहत क्या आपका रिजर्वेशन है सर्टेन फॉर सर्टेन कास्ट इन गवर्नमेंट कॉलेज इन मद्रास। देखिए, तो फिर जो आपकी चंपकम है, उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो ये सीट है, ये क्या करती हैं, ये हमें क्या दीजिए, इसमें क्या दीजिए, आप एडमिशन दे दीजिए। तो वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो क्या कहती है कि हम नहीं दे सकते, ये सीट क्या है आपकी, रिजर्व्ड है। तो चंपकम क्या कहती हैं, आर्टिकल 15 क्या कहता है आपका, कि आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे हमारे साथ। ठीक है, सारी चीज क्या है आपकी इक्वल है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे। जब मैंने आपको सब फर्स्ट बताया था, जिसके अंदर क्या था, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए, तो क्या होता है, जो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या जाता है, जो आर्टिकल 15 है, ये किसका था ये केस, आर्टिकल 15। चंपकम तो कहती है क्या हमारा आर्टिकल 15 वोलेट होता है, आर्टिकल 15 के तहत गई थी ये कोर्ट में। और जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास थी, वो किसके तहत गई थी, आपके आर्टिकल नंबर 46 के तहत थी। देखिए, आर्टिकल 46 आपका क्या कहता है कि स्टेट क्या करेगी, स्पेशल प्रोविजन बनाएगी, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बनाएगी किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, या फिर अदर वीकर सेक्शन आपकी सोसाइटी के। तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है किसके अंदर, देखिए आपका जो पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 है, ये क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो आपका पार्ट 4 है, तो इसके अंदर क्या है आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या चला जाता है कि तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना, पार्ट 3 और पार्ट 4 का, फंडामेंटल राइट जीतेगी या डीपीएसपी जीतेगी। क्योंकि पार्ट 3 तो क्या कहता है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पार्ट 4 क्या कहता है आपको स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी कास्ट को या फिर कोई भी आपका वीकर सेक्शन है, उनको आगे लेके आने के लिए। तो कन्फ्लिक्ट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कभी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा ना आपका, कोई भी आपका कन्फ्लिक्ट होगा पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बीच में, तो आपका पार्ट 3 क्या करेगा, जीतेगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, 1951 में फर्स्ट टाइम क्या होता है आपका, रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है, अमेंडमेंट होती है। ठीक है, अमेंडमेंट होने के बाद आपका क्या आएगा, ये आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, ये जो आपका कंसेप्ट है, जिसके तहत स्पेशल प्रोविजन आते हैं, और हम उनको क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन देंगे और उनको आगे लेके आएंगे, डिफेंसिव सेपरेशन। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आइए देखते हैं, यही बात बोली गई है। भी देखिए आपका, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ द सिटीजन्स और द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, इसके तहत आप स्टेट क्या करेगी, आपके शेड्यूल्ड कास्ट है कोई भी, या फिर सोशली एंड एजुकेशनली कोई आपकी बैकवर्ड क्लास है, इनको क्या करेगी, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाएगी। तो यही चीज़ हो गया था, ये अमेंडमेंट हुआ था, ये एक्सेप्शन बन गया था वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके क्या है, फी कंसेशन है, और क्या है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट है। सी देखिए आप, the state is empowered to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens or the scheduled caste or scheduled tribe regarding their admissions to educational institutions including। देखिए, जो आपका बी कंसेप्ट था, बी वाला किसके लिए था आपका, पब्लिक
पब्लिक वाले के लिए था, जो आपके गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है। और जो आपका सी वाला है वो किसके लिए, आपका प्राइवेट के खिलाफ है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आप क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये क्या कहता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लीजिए कोई आपका स्कूल है जिसमें आपको क्या कर सकते हैं, स्कूल है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या है, रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। तो मान लिया कि वो मुस्लिम का है, ठीक है। तो अगर कोई हिंदू चाहे ना वहाँ पर एडमिशन लेना चाहे तो उसका वहाँ पर नहीं होगा। तो वहाँ पर ये नहीं होगा कि आप हमें क्या कर दीजिए, हमारा रिजर्वेशन है तो आप हमें प्रोवाइड करवाइए। ये वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे क्या होगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से हमने देखा था कि हमें क्या करना है, माइनॉरिटी को भी बचाना है, सबको इक्वल राइट्स हैं। डी देखिए आपका, द स्टेट इज empowered टू मेक एन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द citizens. Further, the state is allowed to make a provision for reservation up to 10% of seats for such section in admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, except minority educational institution. ये क्या कहता है, डी के हिसाब से क्या था। अब जैसे हम क्या देखते हैं, आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला रूल आया था ना, जिसके तहत क्या था, आपका 10% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एक्सेप्ट आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपके कौन से लोग आते हैं, जो आपके जनरल के भी हैं और आपके क्या है, पुअर हैं, ठीक है। वो अदर अदर रिजर्वेशन वालों जो डिपार्टमेंट है आपका, उसके अंदर नहीं आएगा। वो किसके अंदर आएगा, अलग से है इनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें आपके पुअर लोग आएंगे। देखिए आगे, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, reservation of OBC in education institution. The above exception C was added by 93rd Amendment Act of 2005। जो मैंने अभी आपको C क्लोज बताया था, ये आपका कब आया था, आपका 93rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2005 में। इन ऑर्डर टू गिव अफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंटर इनेक्टेड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपका ये एक्सेप्शन है, इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज़ आई थी आपकी, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, प्रोवाइडिंग अ कोटा ऑफ 27% फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेज। जो आपका ओबीसी का 27% कोटा है, इसके तहत क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी एंड आईआईएमएस। इनमें भी क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। इन अप्रैल 2008 द सुप्रीम कोर्ट upheld द वैलिडिटी ऑफ बोथ अमेंडमेंट एक्ट एंड द ओबीसी कोटा एक्ट। तो 2008 में आपका क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपका अमेंडमेंट जो आपने किया है ये भी, और ओबीसी का कोटा है 27% का, हम ये भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट द कोर्ट डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, क्रीमी लेयर को निकालेंगे। क्रीमी लेयर का कैसे क्या हो गया, जैसे देखिए आप ओबीसी में आते हैं मान लीजिए, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ओबीसी के 27% वाले जो कोटा है उसके अंदर आप इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, ये आपका है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज of the people belong to the creamy layer among OBC and thus will not get quota benefit। ये जो आपकी जो लिस्ट है इसके अंदर क्या बताया गया आपका कि ये जो पर्सन है आपके, ये इनको कोई भी ओबीसी का जो 27% कोटा है उसके अंदर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन से देखिए, पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी पर्सन अगर आपका संवैधानिक पोस्ट के ऊपर है, लाइक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, चेयरमैन है आपका, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है, कैग है आपका एंड सो ऑन। और सेकंड वन क्या आपका ग्रुप ए में आता है, ग्रुप बी में आता है, ऑफिसर्स जो इनके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं ये भी क्या करेंगे, आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। एम्प्लॉयज होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और बैंक के अंदर है आपके, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो इनके अंदर अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में आते हैं तो भी आपको ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। थर्ड वन, पर्सन हु आर इन
रैंक ऑफ कॉलोनियल एंड अबव इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। अगर आप नेवी में हैं, एयर फोर्स में हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में भी हैं, तब भी आपको ये कोटा 27% वाला एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ वन, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर हैं या फिर लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या होगा, ये अवेलेबल नहीं होगा। फिफ्थ वन, पर्सनस एंगेज इन ट्रेड बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कोई भी आपका पर्सन है जो क्या करता है, ट्रेड करता है, बिजनेस करता है और इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, उसकी खुद की इंडस्ट्री है, तो क्या करेगा वो, आपका ओबीसी कोटा में नहीं आएगा। देखिए सिक्स्थ वन, पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव अ सर्टेन लिमिट एंड वैकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज। अगर आपका कोई पर्सन है जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, किसी लिमिट से ज़्यादा, वो क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कितनी लिमिट है, ठीक है, ये खुद ही वो डिसाइड करेंगे, हमारी जो बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर लैंड अगर आपकी उस लिमिट से ज़्यादा है तो भी आपको ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। सेवंथ वन, पर्सन हैविंग ग्रोस एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख और पोजेसिंग वेल्थ अबव द एग्जाम्पशन लिमिट। ये आपकी जो लिमिट है ये डिसाइड की जाती है। सेवंथ वन क्या कहता है आपका, कि अगर आपकी ग्रोस एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप क्या करेंगे, ओबीसी के कोटा में इंक्लूड नहीं होंगे, आप किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। देखिए और क्या किया गया है यहाँ पे, 1993 में जो ये लिमिट थी वो क्या थी, 1 लाख थी, और जब आपकी 2004 में आपकी 2.5 लाख थी, 2008 में आपकी 4.5 लाख थी, 2013 में आपकी 6 लाख थी एंड 2017 में आपकी ये 8 लाख कर दी गई। आगे देखिए, रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द अबव एक्सेप्शन डी वॉज एडिड बाई 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में आपका अमेंडमेंट हुआ था ये, जिसमें क्या आया था, आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया था। इन ऑर्डर टू गिव अफेक्ट टू दिस प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर इन 2019 प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। इन एडमिशन में मिलेगा आपको, जब आप एडमिशन लेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय अ पर्सन्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हु आर नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन। ये जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आएंगे, ये किस में कवर नहीं होने चाहिए, आपके जो रिजर्वेशन हमने किसके लिए किया गया है, एससी के लिए, एसटी के लिए एंड ओबीसी के लिए किया गया है। जो इनके लिए एलिजिबिलिटी है वो देखिए क्या है, पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रोस इनकम बिलो 8 लाख। अगर आपकी फैमिली की ग्रोस इनकम 8 लाख से कम है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द इनकम वुड इंक्लूड, जो आपकी इनकम है क्या इंक्लूड करेगी, सारे सोर्सेज कौन से, आपकी सैलरी क्या है, एग्रीकल्चर में कितने पैसे आते हैं, आपके बिजनेस कितना करते हैं, प्रोफेशन भी इंक्लूड करेगी। एंड इट वुड बी इनकम फॉर ऑल फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। B1 सेकेंड वन देखिए, पर्सन हुज फैमिली ओन्स और पोजेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम being identified as economic weaker section irrespective of the family income। जिनके पास क्या है, आपका 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, वो उसके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आएगा। रेजिडेंशियल फ्लैट उनका 1000 स्क्वायर फीट है और इससे ज़्यादा है। C1 आपका क्या है, रेजिडेंशियल प्लॉट उनका क्या है, 100 स्क्वायर यार्ड्स है और इससे ज़्यादा है, किसमें, म्यूनिसिपैलिटीज में। D1 रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपका 200 स्क्वायर यार्ड्स और उससे ज़्यादा है इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। थर्ड वन देखें, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस साइट्स सिटीज वुड बी क्लम्ड वाइल अप्लाइंग द लैंड और द प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जब आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का स्टेटस अपडेट होगा तब आपकी ये सारी चीज़ें चेक होंगी। जो आपकी प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की काउंट होगी आपकी। आगे देखिए, फोर्थ वन, द फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड द पर्सन हु सिक्स बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन हिज हर पेरेंट्स सिबलिंग्स बिलोंग द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये कब बच्चे के लिए कब एप्लीकेबल होगा, जब वो 18 साल से छोटा होगा, ठीक है। ये आपका आर्टिकल नंबर 15 हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना आप, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप वजह बता देना ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ।
ठीक है? और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, आप मैसेज कर देना, ठीक है? थैंक यू।